बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और आज बात करने जा रहे हैं हम लाहौर की ओवरऑल इस तरह के लाहौर में हम स्मोक के हवाले से भी बात करेंगे, लाहौर में डेंगू के हवाले से भी बात करेंगे और लाहौरियों में जो इश्यूज़ उनको जिनका सामना है वो बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। लाहौर में गंदगी बढ़ती चली जा रही है, सड़कों पर कूड़े क्रिकेट के ढेर बरकरार हैं और इसकी वजह से लाहौरिये काफ़ी परेशान है। इस पर भी बात करेंगे कि लाहौर में महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। चीनी के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि चीनी जो है वो लाहौर में भी 150 रुपये किलो से ऊपर चली गई है। बहरहाल प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मैंने पता किया तो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और तस्दीक की गई कि लाहौर भर में चीनी इस वक्त 90 रुपये किलो दस्तयाब है और आपको ये तमाम सुपर स्टोर्स पर और अच्छे स्टोर्स पर मिल सकती है, लिहाजा आप जाकर चीनी ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि चीनी आपको क्वालिटी आपको बेहतर ना मिले और आप ये कहें कि हमें जो चीनी मिल रही है वो बुरादे की सूरत में और वो शायद उतनी मीठी नहीं है जितनी मीठी चीनी को होना चाहिए था या जितनी मीठी वो चीनी होती है, लेकिन आपको 90 रुपये में मिल रही है। और ताज़ा तरीन इतला ये भी है, मैंने सुपर स्टोर एसोसिएशन से पता किया, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे पास आएँ, हमारे पास आज सरकार ने मोटी चीनी भी फ्राहम कर दी है। ये लाहौरियों का एक बहुत बड़ा मसला है जी, चीनी उन्होंने खानी है। लाहौर की सड़कें टूट रही हैं, ये अपनी जगह पे एक इशू है। सिलेक्टेड एरियाज़ में तरक्याती काम हो रहा है, सारी जगहों पर काम भी नहीं हो रहा, ये भी एक लाहौरियों का बड़ा इशू है। आप चले जाएं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होगा, जहां पे कोई इस किस्म की कोई और एक्टिविटी हो रही होगी, वहां पर तो आपको डेवलपमेंट के काम नज़र आ जाएंगे, लेकिन अमूमी तौर पर लाहौर की सड़कों की हालत, लाहौर की गलियों की हालत जो है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। NA 133 वहाँ पर चले जाएं। अभी मैं देख रहा था कि मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और बाकी लोगों ने मुल्तान रोड साइड पर भी कुछ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर लाहौरी परेशान है। लाहौरी ट्रैफिक के इज़्दिहाम से भी परेशान है। शाम के वक्त सड़कें चौक हो जाती हैं, घरों पे जाना मुश्किल हो जाता है। लाहौर में बेरोज़गारी है, उसका बड़ा इशू है। हम ये कहते थे कि सरकार जिन शोबों को तरक्की दे रही है उन शोबों में बाकी दूसरों के साथ साथ, यानी कि एक तो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसके साथ से ये भी कहा जा रहा था कि हमारी जो वो इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए हम घरों की तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो भी बड़ी तरक्की कर रही है। लेकिन आज जो अखबारात में इश्तिहारात सामने आए हैं, पता चला है कि आम आदमी के लिए घर बनाना, आम लाहौरी के लिए कि वो भी बड़ा मुश्किल हो गया है। वो घर जो इससे पहले आप 1 करोड़ रुपए में बना सकते थे, अब उसके लिए आपको 70% रेस, कम अज़ कम 70% रेस के साथ 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख पे जाना पड़ेगा, तब आप वो घर जो है बना सकते हैं। मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लाहौर के अस्पताल पहले कोरोना से भरे हुए थे, अब डेंगू से भरे हुए हैं और डेंगू जो है बढ़ता चला जा रहा है। और जब डेंगू बढ़ रहा है तो उसमें आपने करना क्या, आपने सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है और जब आप पैरासीटामोल लेने के लिए किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको 2 3 4 पत्ते या 5 पत्ते नहीं दिए जा सकते, आपको सिर्फ 1 पत्ता दिया जाएगा। बाद जगहों से वो उसका भी जवाब हो जाएगा क्योंकि पैरासीटामोल शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट क्यों है? ये कोई आम सी दवा है, ये कोई इतनी बड़ी महंगी दवा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से पिछले 2-2.5 माह से पैरासीटामोल के शॉर्ट होने के बावजूद कहीं से भी कोई नोटिस लेता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये इसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, कंपनीज से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से बात की जाए, जिन इलाकों में डेंगू का जोर है वहाँ पर इसकी सर्विलेंस कर ली जाए, देख लिया जाए। स्प्रे तो हमने करना है कि नहीं करना, ये तो बाकी बात की बात है। और इसके साथ साथ जो लाहौर के अंदर स्मोक के हवाले से सूरत हाल है वो भी अलार्मिंग है। अभी चंद रोज़ पहले जो तमाम खबरें आई वो ये थी कि लाहौर ने एक तवील अरसे के बाद दुनिया के तमाम शहरों को बीट कर दिया, पीछे छोड़ दिया और कहा यह गया कि हम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेते हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो एक अमेरिकन एम्बेसी के अंदर लगा हुआ इक्विपमेंट है उसके ज़रिए पूरी दुनिया का डाटा हमारे सामने आ जाता है। उस डाटा को हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चला कि लाहौर जो था वो बदतरीन स्मोक के हवाले से सूरत हाल का शिकार हुआ। ये सूरत हाल है क्या? और इसमें हमारे बाद इंडिया के 4 शहर थे और उसके बाद फिर कराची भी था और बाकी शहर भी थे, लेकिन लाहौर के हवाले से ये अलार्मिंग सिचुएशन क्यों बनी? ये दुरुस्त है इतलात नहीं दुरुस्त? डेंगू के हवाले से क्या सूरत हाल है? बाकी शोबों में क्या सूरत हाल है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ, बहुत ही मशकूर हूँ।
लाहौर के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर्स कम्युनिटी की और उन तमाम लोगों की जो लाहौर से मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर शाहिद मलिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जनरल सेक्रेटरी PMA के बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ मियाँ मोहम्मद नवीद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं, लाहौर को कवर करते हैं। हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से शहर का बहुत बड़ा और मोतबर नाम है, हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर हमारे जो आज जब मैं जिस मौजू पे ख़ासतौर पे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ उसके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं बहुत ही नौजवान शख्सियत अली एजाज़ मेरे साथ मौजूद है। अली जो हैं बिल्कुल इनकी शक्ल पे छोटे से लगते हैं, इस पे ना जाइएगा। डिप्टी डायरेक्टर है महकमा माहौलियात की, और जब हम बात करते हैं लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से, तो आप यहाँ पर अथॉरिटी समझे जा सकते हैं माहौलियात के हवाले से, स्मोक के हवाले से। तो मैं अली आपसे ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। ख़बरें आई बहुत ज़्यादा और परेशानी लाहौरियों के लिए बढ़ गई कि हम तो समझ रहे थे कि बड़े इक़दामात लिए जा रहे हैं, कोई ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी हमने भट्टों के ऊपर लगा दी है, हमने तो इंडिया से भी रब्ता कर दिया है कि भाई अपनी फसलें ना जलाओ, आपका सारा जो धुआं है ये इंडियन स्मोक हमारे पास आ जाती है। हमें तो ये भी कहा जा रहा था कि हमारी पुलिस जो है गाड़ियाँ पकड़नी शुरू होगी। पता नहीं हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि हम लाहौर वाले बेचारे पूरी दुनिया में सबसे बदतरीन AQI के साथ, एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पे चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने मुझे बुलाया। इसमें इशू ये है कि पहले नंबर पे तो हम नहीं आ सकते, ना हैं हम, नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर देखें तो इंडिया के शहर हमसे काफ़ी आगे हैं। अभी भी हमारा जो मैक्सिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स गया है वो भी जब विंड आग चलना शुरू हुई इंडिया की तरफ से तो वो 400 गया कुछ टाइम के लिए, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो विंड चलती रही और वो स्प्रेड हो गया जो इंडिया की तरफ से क्लाउड आया था। स्टबल बर्निंग देखें, अगर सेटेलाइट इमेजेस देखें, नासा की वेबसाइट्स हैं, कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है उन्हें, वो क्लियरली शो करते हैं कि 90% स्टबल बर्निंग इंडियन साइड पे हो रही है। और इंडियन पंजाब आपको बिल्कुल रेड नज़र आएगा, इवन कि हरियाणा भी आपको रेड नज़र आएगा और वो ग्राउंड नज़र ही नहीं आएगी। उसके ऊपर अगर आप क्लाउड कवर देखें या स्मोक का देखें तो वो बिल्कुल इनगल्फ नज़र आएगा इंडिया में, और आपको क्लियर नज़र आएगा विंड पैटर्न के वो लाहौर की तरफ मूव करता है। चूँकि एक नेचुरल जगह लाहौर की ऐसी है कि विंड जब इंडिया से मूव करती है तो वो लाहौर के ऊपर सर्कल करती है, और लाहौर बैडली हीट होता है क्योंकि बॉर्डर एरिया भी है। लाहौर के अलावा भी एरियाज़ हैं, कसूर वगैरह या नीचे, वो भी हिट करते हैं हमारे, वो तमाम एरियाज जो इंडियन पंजाब के साथ लगते हैं बैडली हिट करते हैं हमें। अच्छा, तो मेजर रीज़न तो रीजनल फिनोमेना है, तो वो स्टबल बर्निंग है जो इंडियन साइड पे हो रही है, हमारी साइड पे भी हो रही है, वो है। उसके बाद अगर आप देखें लाहौर शहर एक बड़ा सिटी है हमारा, तो उसकी अपनी आबादी है, व्हीकल्स की एमिशन है और इंडस्ट्रीज़ की भी एमिशन है, हम उसको भी देखते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भट्टों का आपने जिक्र किया, हमने तकरीबन सारे भट्टे लास्ट ईयर कन्वर्ट कर लिए थे ज़िगज़ैग पे, मगर कुछ लोग वायलेशन से बाज नहीं आ रहे। 8000 में से तकरीबन कोई 200 के करीब भट्टे हमने अभी भी विज़िट किए हैं जो रिवर्ट बैक हो गए थे, उन्हें फ़ाइन किया गया, तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब फ़ाइन कर दिया गया है, उन्हें बंद भी कर दिया गया है इस सीज़न में, या तो ज़िगज़ैग पे कर लें, नहीं तो वो बंद रहेंगे हमेशा के लिए। तो एफर्ट्स की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का वर्स्ट ट्रेन जो सिटी है वो डिक्लेयर हुआ, आप नहीं तस्लीम करते? अगर आप रिलायबल सोर्सेज या डाटा देखें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लाहौर वर्स्ट ट्रेन सिटी हो सकता है इस रीजन का। लाहौर वर्स्ट सिटी कोई रिलायबल डाटा नहीं है। हम अमेरिकन एम्बेसी में जो लगा हुआ इक्विपमेंट उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और हम ये कहते हैं चूँकि अमेरिकन एम्बेसी का जो इक्विपमेंट है वो सारे का सारा हमें इंडिया में भी मिलेगा, बाकी जगहों में मिलेगा, हम उनके डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और फिर जब उसका कंपैरिजन हमारे सामने आता है तो उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि लाहौर जो है इस इतने नंबर पर खड़ा हुआ है। अमूमी तौर पर यही होता है। तो आप अमेरिकन एम्बेसी के अंदर लगे हुए इक्विपमेंट का जो हमारे पास जितना डाटा आ रहा है आप उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, अमेरिकन एम्बेसी का इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, मोस्ट रिलायबल सेम इक्विपमेंट है जो हमारे पास भी है। अच्छा, EPD डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे अपना डाटा रिलीज़ करता है और डेली हमारा अवेलेबल होता है, मगर अमेरिकन एम्बेसी का पिछले 15 डेज से तो डाटा ही अपलोड नहीं हो रहा उस जो इक्विपमेंट है, तो आप कैसे उसको कर सकेंगे कैटेगराइज के लाहौर बड़ा ऊपर चला गया, वो तो डाटा ही नहीं आप दे रहे पिछले 15 दिन से, माइट भी कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसमें। मगर EPD का डाटा जो सेम इक्विपमेंट है, रिलायबल इक्विपमेंट है, वो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है
उसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसी से भी डाटा नहीं लेती, हमसे भी नहीं लेती, उन्होंने अपने कोई हैंड हेल्ड इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि इतने रिलायबल नहीं है, ना उनकी कैलिब्रेशन है प्रॉपर। तो यूजली उन वेबसाइट्स की वजह से ये एक इम्प्रेशन आ जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप ऑफ द, या लाहौर जो है वो टॉप ऑफ द सिटीज़, पोल्यूटेड सिटीज़ में आ गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा चले, मैं अगर ईपीडी आप बुनियादी तौर पे पंजाब को डील करते हैं, लेकिन आपके पास डाटा जो है पाकिस्तान के दूसरे शहरों का भी आता होगा, और आप कंपैरिजन भी करते होंगे, उसको एनालिसिस भी उसका करते होंगे, उसका आपस में मुवाजना करके रिजल्ट भी निकालते होंगे। तो इस वक्त लाहौर या बाकी पंजाब के जो शहर हैं कहाँ पे स्टैंड करते हैं? वेल, ईपीडी की इस टाइम कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड है। अच्छा, हमारे मैक्सिमम इक्विपमेंट डिप्लॉय हैं लाहौर में, और जो लाहौर का है वो 228 से 300 के दरमियान आज फ्लक्चुएट करता रहा, जो हमने रिलीज़ भी किया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि इसको पोल्यूटेड कहता है। हम इसको निगेट नहीं कर रहे कि स्मोक नहीं है या पोल्यूटेड नहीं है, मगर ये 600 या 700 नहीं है जो कि वेबसाइट्स डिक्लेयर कर रही हैं, और 500 के ऊपर तो हमें एमरजेंसी पे जाना पड़ेगा। ऑलवेज क्योंकि ईपीडी का डाटा पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज़ होता है, वो रिलायबल डाटा होता है, तो उसको 24 आवर एवरेज पे किया जाता है। मुझे अली सिर्फ ये बता दीजिए आखिर में कि इस वक्त लाहौर जो है उसका एग्जैक्ट जो है एवरेज फिगर क्या आ रहा है? मैक्सिमम 300 है जी, 228 से 300 के दरमियान, दैट इज़ मैक्सिमम लाहौर का। 300 भी अलार्मिंग है, लेकिन बिल्कुल अलार्मिंग है, हम इसको निगेट नहीं कर रहे, इट इज़ अलार्मिंग, मगर वो 600-700 नहीं है जो बताया जाता है। और अगर इसी को हम कंपैरिजन कर ले इंडियन सिटीज़ के साथ, इंडिया के शहरों के साथ, तो इंडिया के शहर हमसे आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। वो सारे ही तकरीबन कोई 400 प्लस इस टाइम चल रहे हैं जो इस रीजन में फॉल कर रहे हैं, और अगर उनके उधर कोई रिलायबल डाटा मौजूद आप कह रहे हैं कि हमने देखा, और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो इंडिया के जितना खासतौर पे आपने हरियाणा की बात की, आपने इंडियन पंजाब की बात की, और इंडियन पंजाब को जब हम देखते हैं और आपने कहा कि ऊपर आपको रेड क्लाउड नज़र आएगा और वो भरा हुआ नज़र आएगा आपको, और वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि वहाँ से हवा चलेगी तो ये सारी लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ आ जाएगी, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूँ, इसकी तरफ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी तक इंडिया से ख़तरा मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अगर आप देखें तो वो पूरा रीजन इनगल्फ नजर आएगा आग के अंदर, जैसे हमने वो पूरे पंजाब में उनसे बात की, उनको खबरदार किया, उनसे कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप हमारे साथ। फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस पे बात की जा रही है कि इसको उठाया जाए इस रीजन पे, और यकीनी तौर पे बात की जा रही होगी इस मैटर पे। फेडरल गवर्नमेंट बात करेगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस सिलसिले में बराह रास्त बात नहीं कर सकती, या आपका डिपार्टमेंट इंडियन डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता। थ्रू प्रॉपर चैनल मूव करना होता है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो फेडरल गवर्नमेंट इसमें जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है वो इस पर डील करेगा। सही है अली साहब, मैं मियां साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। शायद भाई इससे पहले कि मैं डेंगू पे बात करूँ, स्मोक के हवाले से कमेंट करते हैं इस सूरत हाल पे। मैं देखें, हम गलत क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं दे सकते। इनका ये कह रहे हैं कि मेरा ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलायबल नहीं है, इसका तो जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसका हेल्थ इम्पैक्ट देखें आप। 397 आपके प्रेस के अंदर रिपोर्ट हुआ, और प्रेस की क्रेडिबल प्रेस डॉन के अंदर रिपोर्ट हुआ 397 विद इन 10 days। 397 इज अ टॉक्सिक अलार्मिंग फिगर रिगार्डिंग स्मोक। हम कर क्या रहे हैं? हम ये डाटा की तो बात करें ना, आप सड़क पे चले जाएं, आप जिस तरह गंदगी के ढेर हैं, जिस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है हमारा, अनकंट्रोल्ड व्हीकल्स, अनकंट्रोल्ड स्मोक। मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं आपको। हमारी जो अपर ओजोन है, जो O3 है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर बॉडी बना देते हैं, ऊपर की टॉक्सिक रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो नीचे आने नहीं देती ऑक्सीजन, हम उसके अंदर डिप्लीट सुराख कर रहे हैं ओजोन के अंदर। एक लोअर ओजोन भी बनती है, वो कैसे बनती है? पार्टिकुलेट स्मॉल साइज पार्टिकल जो टॉक्सिक है, दे आर अबाउट 7500 जो व्हीकल्स की इमिशन से निकलते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल से निकल रहे हैं। सड़कें गंदगी से भरी हुई हैं, जितना नॉइज है, जितना इमिशंस है, ये सारी मिलके जाके ऊपर एक पार्टिकुलेट रिएक्शन होता है, और इस टेम्परेचर क्या होता है, इधर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर आया तो वो केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाते हैं। जब ये ट्रिगर हो जाते हैं तो वी क्रिएट अ लोअर ओजोन इफेक्ट। मसला नजम भाई ये है कि आपने एक किताब पीछे छपी है एनार्की, उसके अंदर एक बटरफ्लाई इफेक्ट, जिस तरह तितली कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, ये कभी इंपैक्ट क्रिएट नहीं होने देती हमारे अदारों के दरमियान। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है,
इनका इशू हेल्थ का भी इशू है, मेरा सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, मेरा सैनिटेशन का इशू भी है। और सारा इंटीग्रेटेड जो इफेक्ट डाल रहे हैं ना, मेरा बच्चे, मेरी बड़े सब बीमार हो रहे हैं, आंखों की बीमारियां। हम तो कोरोना डेंगू के अंदर फंसे हुए थे, अब स्मोक, मैं आपको बता रहा हूं कि इट्स अलार्मिंग फिगर, ये बढ़नी है और इतनी बढ़नी है। और ना आपकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कैपेसिटी है, ना इनके डिपार्टमेंट के अंदर कैपेसिटी है। अंदर देखिए, कागज भरने, नोटिफिकेशन इशू करने, SOPs बनाने, ये तो बड़ा आसान काम है, किताबें पकड़ लें, कैट पेस्ट कर लीजिए। ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड पे अभी चलिए, ये सर्विस अस्पताल है हमारे पास, एक लाइन लगी हुई है डेंगू के पेशेंट्स की, और 3 घंटे बाद बारी आती है, सिर्फ पैरासिटामोल लिख के देनी है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। डेंगू पे भी आते हैं, डेंगू पे भी आते हैं, स्मोक की बता रहा हूं, स्मोक के हवाले से अलार्मिंग फिगर, अलार्मिंग अभी बनना है, अभी मजीद बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा जी। ये अली लगता है ये सूरत हाल अभी बढ़ेगी? आई डोंट थिंक सो कि जी बढ़ेगी, माइट भी ये इसी टाइम में फ्लक्चुएट करेगी, ये 300 राउंड अबाउट। अच्छा, जब तक वो स्टबल बर्निंग चलती रहेगी। सर्दी बढ़ने के साथ ये कम होगा? नहीं, सर्दी का इफेक्ट नहीं है, इशू ये है कि स्टबल बर्निंग एक टाइम पे होती है, वो फसल जब ख़त्म हो जाएगी इंडियन साइड पे भी, हमारी साइड पे भी, तो स्टबल बर्निंग बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो अल्टीमेटली आप स्मोक देखेंगे ऑटोमेटिक कर्टेल हो गई है इस रीजन में। फसलों को आग लगाना है वो। अच्छा, ये जो बता रहे हैं ना अलीजाज साहब, दैट इज वन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी हम कहते हैं काज ऑफ वेब होती है एक पूरी। ये जो बर्निंग है ये एक फैक्टर है, मैं फैक्टर दूसरा भी बता रहा हूँ आपको, मैंने भी बताया, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारा लाइफस्टाइल के अंदर क्या है, हम डिपेंडेंट हो गया मशीनों के ऊपर। मैंने AC चलाना है, मैंने घर के अंदर मेरी व्हीकल्स चलनी है, इतनी जो मेरी ट्रैफिकिंग ज़्यादा है और अनकंट्रोल्ड है और टॉक्सिक है, वो सारी मैं जो पार्टिकल्स एमिट कर रहा हूँ ना, बाय माई लाइफस्टाइल, बाय माई लिविंग, वो ऊपर जाके वो एक इफेक्ट, ये जलने वाला काम खत्म भी हो गया, स्मोक फिर भी चलेगी 3 महीने, स्मोक फिर भी चलेगी सर। ये तो आप जो बर्निंग है, ये तो बॉर्डर के, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर ये इफेक्ट है, थोड़ा सा इफेक्ट इधर है, 80% इधर है, 20% इधर है, या 20% इधर है, 80% इधर है। बर्निंग को छोड़ दीजिए आप, स्मोक ने तो फिर भी आपको खराब करना है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल इशू है। नहीं, कोशिशें तो बहुत होती है ना, गाड़ियों को भी कंट्रोल किया जाता है डॉक्टर साहब, गाड़ियों को रोका जाता है, गाड़ियों में जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ उनको बंद किया जाता है। अभी भट्टे जितने के हैं सारों को जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गया। मुझे पहले याद है कि जब मैं भट्टों को देखता था, ईंटों के जितने भट्टे होते थे तो उसके अंदर से बड़ा काला सा और बड़ा हैवी धुआं निकला करता था। अब उसके मुकाबले में बहुत सारे भट्टे हमारे जो है सफ़ेद रंग का धुआं देते हैं, और वो उसके अंदर वो सारे के सारी चीज़ें नहीं होती जो पहले से। नजम भाई, मैं एग्री कर रहा हूँ, इस वक्त दुनिया इस टेक्नोलॉजी पे जा रही है। मसलन एक बीमारी है NIH, नॉइज इंट्रोड्यूस्ड डेफनेस। ये जो नॉइज होता है ना, ये आपके कान खराब करता है। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर एक सेंस इंडिकेटर सैनिटाइजर लगे हुए हैं, वो सेंसिटिव है इतने कि वो देख लेते हैं कि इस वक्त इतना एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे कोई सिस्टम प्रिपेयर्डनेस लेवल कम है हमारी एक वो मैं पढ़ाता हूँ किसी क्लास में, मैं एक वो लिखता हूँ PL2 पॉलिसी, फड़ लो पॉलिसी। अच्छा, फड़ लो। हाँ, जो चीज इशू बना, जिसे इशू बने होते फड़ हो गई होते, सही है, इधरों मुक्या नहीं। हाँ। तो सर वो कोई ह्यूमन सोर्स भी गायब, ਉਹਦਾ बोर्ड उतारो। हमारे प्रोग्राम भी गायब, मैं अपने पे भी आ जाता हूँ, अभी भी हमारे प्रोग्राम भी गायब, वो तुसी भी गायब। नहीं, हम भी गायब। कोरोना के ऊपर मैं आपके पास पिछले नजम भाई, आपके पास पिछले 210 से आ रहा हूँ, 210 से ऊपर, ठीक है। इधर ये फेड आउट होगा, पॉजिटिविटी एक पे आएगी, तुसी भी गायब थे, मैं भी गायब। हाँ, सरकार भी गायब, सरकार भी गायब। अच्छा, वो ह्यूमन सोर्स भी गायब। जेडी वार्ड लगी है ना कोरोना दी, वो बन जाएगी डिंगी वार्ड। वो तो बन गई है, बहुत सारी बन गई है। इधर डिंगी ने सबसाइड किया दिसंबर के अंदर, वो बोर्ड उतर जाना है। बेड आप मुझे बताएं, एक बेड है, आप कहते हैं हमने इतने बेड बढ़ा दिए, बेड तो बरामदों के अंदर लगे हुए हैं। एवरी बेड इज शील्डेड विद अ ह्यूमन सोर्स, पूरी
उसके अंदर नर्स कितनी है, बेड कितनी है, क्या उसमें भी करते हैं। ये PL2 पॉलिसी है सर। फाड़ लो और हम फाड़ लेते हैं, जो भी इशू आता है उसको फाड़ लेते हैं और जैसे ही वो डिसॉल्व होता है उसके बाद हम सारे गायब हो जाते हैं। मुझे बताया, सही है, ये बात दुरुस्त है। आपको फिक्र पसंद आया कि नहीं, जबरदस्त है। आप प्रैक्टिकल बात करते हैं और खुद भी माशाल्लाह इस मैं पढ़ाता हूँ ये चीज। मैंने पहली मरतबा पढ़ाते हैं। मैंने पहली मरतबा लेक्चर में लिखा ना, अच्छा कहता सर ये हमारा सिस्टम ऑपरेट किस तरह कर रहा है। आप ऐसी चीजें ना पढ़ाया करें, अच्छा, उसके नतीजे में फिर लोग वो करना शुरू कर देते हैं। मुझे पता लगा ना कि इस किस्म की पॉलिसीज आती कहाँ से हैं। अच्छा, ये प्रोफेसर देते हैं। प्रोफेसर मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और वो आपने फाड़ लो पॉलिसी दे दी। अच्छा, तो क्यों जी मियां साहब सही कह रहे हैं, इसमें फाड़ लो पॉलिसी चलती है। सर मेरा नहीं ख्याल प्रोफेसर का तो ये रोल नहीं बनता, ये रोल तो डिपार्टमेंट का बनता है कि वो जो भी मर्ज आ जाएगा, अगर डेंगू आ जाएगा तो थोड़ी सी हम खबरें चलाएंगे मीडिया, तो वो सारा कुछ काम छोड़ के वो डेंगू पर आ जाएंगे। हम थोड़ा सा कोरोना के ऊपर जाएंगे, वो डेंगू का जो है वो एक तरफ डेंगू लिखा हुआ है, एक तरफ कोरोना। उन्होंने सिर्फ जो है ना अपना बोर्ड चेंज करना है, पहले वो कोरोना करते हैं उससे चेंज करके ये ठीक कहा मलिक साहब ने। ये अस्पताल के MS भी यही कहते हैं कि यार अब आदत सी हो गई है, जो भी मर्ज उधर से डायरेक्शन आती है हम उधर शुरू हो जाते हैं। कोरोना की आ गई तो कोरोना, डेंगू की आ गई तो डेंगू। अब तो ये सूरत हाल खैर के दोनों ही मिक्स कर दी है ना उन्होंने। डेंगू बीच में हम वैसे कांगो वायरस भी लाते रहे हैं, वो कांगो वायरस जो है वो निकला हुआ है बीच में। कांगो वायरस वो बड़ी ईद के करीब, वो तो इतना खुदा न खास्ता 2-4 पेशेंट होते हैं, लेकिन डेंगू की जो सूरत है इस वक्त नजम भाई इन्होंने ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं महकमे वाले। मैं इस पर आपसे बात करना चाहूंगा, क्या बन रहा है डेंगू की सूरत हाल क्या है इस वक्त शहर में? और सूरत हाल इतनी बुरी हो गई है कि जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि आपने सिर्फ पैरासीटामोल लेने के लिए जाना है और आपको वो शहर में पैरासीटामोल नहीं मिलेगी। कोई भी मेडिकल स्टोर आपको एक से ज़्यादा पत्ता नहीं देगा और बास जगहों पर तो उससे भी इनकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा कंट्रोल कोई नहीं। और इस वक्त पेशेंट इतने ज़्यादा हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, ये तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों में पहुंच चुकी हुई है और हलाकतें भी हो रही हैं। जब हम बात करते हैं डेंगू के हवाले से, जब हम बात करते हैं स्मोक के हवाले से, जब हम बात करते हैं गंदगी के हवाले से और इससे भी आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं शहर में नॉइज़ के हवाले से, जब हम बात करते हैं बाकी इशूज़ के हवाले से, तो लोग ये तो पागल हो जाना चाहिए, इतने इश्यूज बन चुके हैं। तो हम डेंगू की सूरत हाल क्या है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें इश्यूज़ के हवाले से जिनका लाहौरियों को, पंजाबियों को, पाकिस्तानियों को सामना है। और इस वक्त लाहौर जो है कोरोना के बाद एक मरतबा फिर डेंगू का मरकज़ बन गया है। इस वक्त जो हमारे पास अदाद शुमार है उनके मुताबिक कोई 20,000 के करीब पेशेंट सामने आ चुके हुए हैं और जो 5 हलाकतें हैं वो लाहौर से रिपोर्ट की जा रही हैं, उससे भी ज़्यादा बाज़ चीज़ें रिपोर्ट भी शायद उस तरह नहीं हो पा रही। इस वक्त सूरत हाल है क्या? मैं मशकूर हूँ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के। इसके साथ साथ मियाँ नवीद साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर के सीनियर तरीन हेल्थ रिपोर्टर हैं। अली एजाज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात के। मियाँ साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त डेंगू के हवाले से पूरे शहर की? सर एक तो ये है कि इन्होंने जो रोज़ एक डाटा हमें जारी कर देते हैं कि जी सर गंगाराम अस्पताल में 60 बेड खाली हैं, जना अस्पताल में 80 बेड खाली हैं, म्यू अस्पताल में। एक तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब जो सेक्रेटरी हेल्थ, खुदा रहा है इसको रोकें। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल तौर पर अगर अमली तौर पर देखें तो ये सारा फेक डाटा है। ये अस्पताल के MS साहबान ये कहाँ से कौन डाटा जो इकट्ठा करता है ये चेक किया जाए। सारा ये गलत डाटा देते हैं। अस्पतालों के अंदर बिल्कुल पैक है, किसी बंदे को बेड नहीं मिलता। अस्पताल की वार्ड के बाहर जना अस्पताल में 2 दिन पहले वाकया हुआ है, जो है वो वार्ड उसको बेड नहीं मिला जी, ना कोई व्हील चेयर मिली, ना कोई स्ट्रेचर मिला। उसको उठाकर लेकर आए हैं, इमरजेंसी वार्ड में वेटिंग एरिया में बिठाया है, बारी नहीं आई और ना ही कोई बेड मिला, वहाँ पे डेथ हो गई। इस तरह जनरल अस्पताल में हुआ, ये सिलसिला चल रहा है। दूसरा ये कि सरकारी अस्पतालों का डाटा अगर हम मान लें जो दे रहे हैं, इसको अगर हम मतलब सब दुरुस्त भी तस्लीम करें, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो मरीज आ रहे हैं वो भी नहीं डाल रहे। हमें एक तो ये है कि हमें ये इस तरह काम नहीं करना कि हम जो है वो गुड रिपोर्ट दे देंगे, अच्छी सब अच्छा की रिपोर्ट, खुदारा जो डाटा है वो बताया जाए ताकि टीम वर्क के तौर पर इसको जो है वो इसका खात्मा किया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आंखें बंद कर लें और डेंगू गुजर जाए, ऐसा नहीं होगा सर। बंदे मर रहे हैं वहाँ पे और ये कह रहे हैं जी कि 80 बेड खाली है जना अस्पताल और मरीज बाहर है, मरीज इमरजेंसी वार्ड के बाहर उठाकर लेकर आए हैं, बेड है नहीं, पैक है आगे। एक डॉक्टर वहां पर 10 मरीज डेंगू के हैं, 10 मरीजों को देख रहे हैं, तो कैसे सर बचत होगी? एक तो ये कि खुदारा इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। दूसरा ये कि सर
जो अभी तक जो है वो सूरत हाल अस्पतालों के अंदर ये है कि इन्होंने डेंगू का मरीज भी वहाँ पर ही है और कोरोना का भी। खुदारा ये तो हम इस वबा को और ज्यादा फैला रहे हैं। और आज मेरी बात हुई है डॉक्टरों के साथ, कोरोना के सर फिर मरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और अब ये मैं आज आपको बता देता हूँ, मलिक साहब इसकी शायद ताकीद करें कि अगले 15-20 दिन महीने में कोरोना के मरीज ज्यादा फिर हो जाएंगे। शायद हम डेंगू के ऊपर सर्दी की वजह से कंट्रोल पा लेंगे, इनकी वजह से नहीं, कोई सर्दी आ जाएगी उसकी वजह से शायद डेंगू के हम कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन एक दफा फिर जो है वो कोरोना की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। और ये दोनों अमराज हैं, एक ही इमरजेंसी में आप कोरोना, एक ही में जो है वो डेंगू, एक ही बेड के ऊपर आम मरीज जो बुखार का है, इन्फ्लुएंजा का है, जो स्मोक के जरिए से आ रहा है। तो ये सारा काम जो है वो इस वक्त मिक्सअप हो चुका है। सेक्रेटरी हेल्थ का नोटिस लें और खुदारा सरकारी अस्पतालों के अंदर अभी भी वो डंग डपाऊ पॉलिसी चलाई जा रही है। कोई अच्छे एमएस साहब लगाएं, जो अच्छे एमएस साहबान वो लगाएं, ताकि जो है वो मेरिट के ऊपर लगाएं, जो वाकई काबिलियत रखते हैं। एक छोटे छोटे काम, व्हील चेयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, ये वो काम है जो अस्पताल के एमएस ने ठीक करने, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ उसके ऊपर नोटिस ले, कोई इनका जो है वो देखे, इनको रोजाना के। अब जिना अस्पताल की बात करूंगा, इमरजेंसी वार्ड है तकरीबन जो है वो बड़ा टीचिंग अस्पताल है, मुल्तान रोड से सारे इधर से बड़े शहरों से लोग वहां पर आते हैं। सिर्फ 10 व्हील चेयर जिना अस्पताल की इमरजेंसी में है। आप जब भी चले जाए आपको व्हील चेयर नहीं मिलती, स्ट्रेचर नहीं मिलता, क्योंकि वो पैक होती है। 10 कोई ले चला गया तो वो लेकर चला गया। ये सारी नजम भाई सूरत हाल है अस्पतालों का जो है वो इतने दिगरगू हालात बनते जा रहे हैं। और जो फिर हमें डाटा देते हैं वो भी यकीन माने कि पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, वो मैच ही नहीं करता अस्पतालों के बेड्स के साथ। अस्पतालों में इतने बड़े बड़े हैं मरीज और ये तो अभी रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, उनके टेस्ट ही नहीं हो रहे। ये सारी चीजें इनको जो है वो देखना होगा। गुड रिपोर्ट दे के, सब अच्छा की रिपोर्ट दे के नहीं हो सकता सर। अस्पतालों के अंदर लोगों के प्यारे मर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा, उनको स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, और उनको दवाई नहीं मिल रही। पैराडोल आप देखें ना, पैराडोल का जो है वो नोटिस लिया आज वो कह रहे हैं जी कि इसकी जरिए इसकी मुतबादल इस्तेमाल कर ले काल बोल। भाई उसको पकड़े, भाई माफिया को पकड़े। क्यों ये शॉर्टेज हुई है इसकी पैराडोल की शॉर्टेज क्यों हुई है? आज की बात नहीं है, तकरीबन 2 माह से ये 2 माह से ना मीडिया ने अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया। तो साथ ही जो वही बात सर जिसके ऊपर हम आएंगे ये भी आ जाएंगे। हम अभी कोरोना की कोई बात करेंगे तो कोरोना के ऊपर आ जाएंगे। मुस्तकिल बुनियाद पर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। जो मलिक साहब ने, वो मुझे भूल गया कि कौन सा इन्होंने पॉलिसी बनाई है, फाड़ लो या जो भी है। और मेरा ख्याल है कि सर इसको जो है हमें मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर हर चीज़ का आगे फिर जो है वो डेंगू अभी ख़त्म भी हो जाता है सर्दी के आगे, फिर जो है इसकी जो है वो शुरू हो जाना सीज़न। लार्वा तलब फिर नहीं किया हमने। हर मर्ज को उसका टाइम दे। ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया तो कोरोना के पीछे लग जाना। मुख्तलिफ किस्म की टीमें बनाई। देखिए आपने बड़ी खौफनाक निशानदेही की है कि इसको जो सारी सूरत हाल बनी हुई वो ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पर रखे जा रहे हैं। कोरोना के पेशेंट भी उसी इमरजेंसी में जा रहे हैं, उसके साथ साथ डेंगू के पेशेंट भी वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, डेंगू जो है वो छूत के ज़रिए या हाथ मिलाने से लगने वाला मर्ज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर एक जगह से एक मच्छर एक बंदे को काट लेगा और दूसरे को काटेगा तो यकीनी तौर पर वो अपने अंदर वायरस लेकर जाएगा। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैं मियाँ साहब की बात को सेकंड करता हूँ जी। वैसे तो मैं इनसे झगड़ा करता रहता हूँ, मगर आज उन्होंने पूरी हकीकत यही बताई है। इस वक्त हालात अस्पतालों के ये है कि सर्जिकल के अंदर डेंगू के मरीज का क्या काम हो सकता है। वहाँ से वार्ड फारग करा के और वही ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई हैं कि यार डेंगू के बेड क्रिएट करो। वो मरीज फारग हुआ। जुल्म ये हो रहा है कि मरीज तो मरीज है, मरीज कोलिसिस्टाइटिस का भी है, पाइलाइटिस का भी है, पाइलोनेफ्राइटिस का भी है, हर चीज़ का मरीज है। आपने इस फड़ लो के तहत डेंगू कोरोना के अंदर उन मरीजों को छोड़ दिया। ना कैंसर को कोई चीज़ मिलेगी, ठीक है, ना डायबिटीज़ वाला फारग है। दूसरा, निगलेक्ट हो रहे हैं हम लोग। मसला भाई आप मुझे इजाज़त दे तो मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जो सेहत है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ट्रेड नहीं है, ये कस्टम नहीं है, ये वापटा नहीं है, ये एक्साइज नहीं है, इसके अंदर पैसे लगने हैं। अब जुल्म ये होने लगा है कि आपने ये एक फैसला कर लिया कि रियासत सेहत को बेचेगी। एमटीआई की पॉलिसी देख लीजिए। एमटीआई के अंदर ह्यूमन रिसोर्स कम कर रही है आपने। इस वक्त मियाँ साहब ने पीछे एक प्रोग्राम किया था, मैंने बता रहा था इनको, इस वक्त यंग डॉक्टर ओवर एग्जॉस्टेड हो चुके हुए हैं। जो ट्रेड ह्यूमन सोर्स है वो कम होती जा रही है और आप हर चीज आउटसोर्स कर रहे हैं। बस अस्पताल को देख नहीं, सरकार ये कहती है डॉक्टर साहब कि वो हेल्थ कार्ड दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है और अगले साल मार्च तक पंजाब के तमाम ख़ानदान जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत
कवर्ड होंगे, लाखों रुपए का कार्ड उनके जेब में पड़ा हुआ होगा और उसके बाद तो कोई परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। रजब भाई एक कार्ड नहीं है, हेल्थ कार्ड अलग है, किसान कार्ड अलग है, राशन कार्ड अलग है, कामयाब प्रोग्राम कोई अलग है, ये 15 प्रोग्राम है। मैं कहता हूं खुदा के लिए एक पॉलिसी बना लीजिए, एक बंदे का शनाख्त कार्ड हो। मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे इस स्टेट ने एंटरटेन करना है, मैं कितने कार्ड जेब में रखूंगा मुझे बताएं आप। और इस वक्त यह है कि जब तक आप फैसिलिटीज इंक्रीज नहीं करेंगे, उनकी बेड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे रियासत के, मैं आपको बताऊं नहीं, हेल्थ कार्ड आने की सूरत में, हेल्थ इंश्योरेंस होने की सूरत में तो आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकेगा ना। आपके पास सरकारी अस्पताल में जाने की और सरकारी डॉक्टरों से वो क्या कहते हैं बिस्ती करवाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बात यह है कि इसका मतलब है आपने ये फैसला कर लिया सरकारी खत्म करनी है। फिर आपने अगर प्राइवेट में मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है, हम उसी खर्च के अंदर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बेहतर सहूलतें दे रहे हैं, तो क्या हल? जरा सिनेरियो आगे बढ़ लेते हैं। अरबों रुपए का मंसूबा है, अभी तो प्रीमियम दिया जा रहा है ना, अभी प्रीमियम दिया जा रहा है। अगर 1-1.5 साल बाद स्टेट कहती है कि मैं प्रीमियम देने के काबिल नहीं है, सही, तो आप तो ट्यून हो गया, उसके ऊपर बंदा वाला कार्ड लेके जाना, वो कहता प्रीमियम अब आप खुद दे, तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। ये एक बड़ा मसला हो जाएगा कि अगर आप वही पैसा जो सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन पे लगा सकते हैं, वहाँ पर सहूलतें देने पर लगा सकते हैं, आप वहाँ पर नहीं लगाते, आप वही पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनीज को दे देते हैं और प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ज़ाती तौर पर उसका बहुत बड़ा हामी हूँ। प्राइवेट सेक्टर को एनरिच होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अगर आप सरकार के सेक्टर को डेवलप नहीं करते, वो तबाह हो जाता है और पैसा आप खर्च कर देते हैं इंश्योरेंस के ऊपर, और बाद में अगली हुकूमत आती है, वो कहती है हम इंश्योरेंस पे करने के काबिल नहीं है, इतनी बहुत बड़ी रकम है, सरकारी शोबा आपका तबाह हो गया, उसके बदले कुछ नहीं रह गया, पैसे आपने अब देने नहीं है, गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करेंगे मजीद किसी और प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन इश्यूज़ के हवाले से जिनका लाहौरियों को सामने है। कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं कि यहाँ पर डेंगू आ चुका है, और यहाँ पर मियां नवीद मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि आगे जो है हमारे पास शायद दोबारा एक मरतबा फिर कोरोना के पेशेंट बढ़ने शुरू हो जाएं, और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो अपनी जगह पे अलार्मिंग है। मैं अली एजाज साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अली साहब, मुझे ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं स्मोक के हवाले से, ठीक है यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मलिक मौजूद हैं, वो आपके डाटा से, आपके चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे, वो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें अगर आगे बढ़ते हुए देखना है कि स्मोक की वजह से जो बीमारियां फैल सकती हैं उनमें हम किस तरह कितनी एहतियात कर सकते हैं, क्या करें, ईपीडी क्या सुजेस्ट करता है शहरियों को? वेल, जैसे सर ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा लाइफस्टाइल चेंज, सही, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपना ट्रैवलिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, हमें अपनी इंडस्ट्री को उस तरह चलाना पड़ेगा जैसे इंटरनेशनल चलाया जाता है तरीक़ों के साथ। एक लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ गया, हालात चेंज हो गए हैं, वो हालात नहीं है हमारे पास, वो लग्जरीज़ नहीं हैं जो पहले होती थी। अब हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सख्ती के साथ ही हो सकता है, वरना कोई भी फैक्ट्री का मालिक जो है वो अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए आज खुद तो पैसे खर्च नहीं करेगा। देखें, आपको डंडा जलाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें नो इशू इन इट, हम कर भी रहे हैं, सख्ती भी कर रहे हैं। हमने ईयर अराउंड एक सेक्टर को पकड़ के एफर्ट की, जिगजैग पे कन्वर्ट कर लिए, बैठे लोग रिवर्ट बैक, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो फिगर्स थे वो नीचे नहीं गए ना। मसला ये है कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि लोग रिवर्ट बैक होना शुरू हो गए। गवर्नमेंट ने एक एफर्ट करके, पुश करके, सॉफ्ट लोन्स दे के उन्हें कन्वर्ट करवा लिया, अब लोग रिवर्ट बैक होना शुरू हो गए। ये एक हमारा कह लें कि लाइफ स्टाइल है कि हम उसको, जो कानून है उसको तोड़ने में कोई फ़ख्र महसूस करते हैं शायद, तो इसको हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी आपने बड़ी अहम बात की निशानदेही की अली साहब कि हम जो हैं कानून पर अमल करने में फ़ख्र महसूस नहीं करते, हम कानून तोड़ने में फ़ख्र महसूस करते हैं। फ़ख्र इस चीज़ पर होना चाहिए कि मैं रात 2 बजे भी ट्रैफिक सिग्नल पर गया हूँ, वो रेड सिग्नल है, तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात होनी चाहिए। मैं फ़ख्र से अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बता सकूँ, दिखा सकूँ कि मैं रात 2 बजे भी ट्रैफिक लाइट पर खड़ा हुआ था। हमारे यहाँ फ़ख्र किस चीज़ का है कि रात 9 बजे रश में भी हमने, अगर मैं तोड़ सकता हूँ सिग्नल को और मैं देखता हूँ कि कैमरा नहीं लगा हुआ तो मैं तोड़, इस कल्चर को हमने चेंज करना है। ये तो एक लाइफस्टाइल चेंज की बात है ना। वो जैसे CFC की बात कर रहे हैं जो कि एयर कंडीशंस में आता है, तो CFC ओजोन को, लेयर को डैमेज करता है, जाहिर है वो अपर लेवल पे जाता है, नीचे तो नहीं इतना डैमेज करता, मगर लाइफस्टाइल चेंज इज़ रिक्वायर्ड कि हम वो CFC को छोड़ के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स हैं उनको यूज़ कर लें। तो ये एक
पैटर्न हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर स्मोक है वो रीजनल फिनोमेना है, ये बीजिंग में भी है, लाहौर में भी है, पूरी दुनिया में है इस टाइम। कह लें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिधर है उसका एक तोहफ़ा है कि क्लाइमेट चेंज हो गया पूरी दुनिया का, और ये फिनोमेनाज आ रहे हैं, हमें जो क्लाउड ब्रस्ट देखने पड़ रहे हैं, मगर हमें अब आपको अडाप्ट करना पड़ेगा इसके साथ। हमें मास्क लगाने पड़ेंगे, हमें जो ट्रैवल है वो कम करना पड़ेगा, हमें इंडोर रहना पड़ेगा, एफ़र्ट्स हमें करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट एफ़र्ट कर रही है, हम ट्रैफिक चलानिंग भी कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ भी बंद कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, लोगों पे FIRs भी कर रहे हैं, 144 भी इम्पोज कर रहे हैं, क्लैमिटी भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट के लेवल लेकिन हम सब ने अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदारी को महसूस करना है, उसके जरिए आगे बढ़ना है। लेकिन वरना वैसे शहर की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब सी हुई हुई है। मियाँ साहब, अगर एक तरफ हम स्मोक को देखें, एक तरफ हम कूड़े को देखें, एक तरफ हम डेंगू मच्छर को देखें, एक तरफ हम शहर में जो सड़कों की हालत होगी वे उसको देख लें, एक तरफ हम नॉइज़ को देख लें, अब मुश्किल होगी ज़िंदगी बड़ी। बिल्कुल जी, जिस तरह स्मोक है, फिर डेंगू है, फिर उसके साथ कोरोना है, तो लोग तो काफ़ी हद तक बेचारे परेशान हैं। लोग घरों में अगर बात करें बच्चों की तो लोग डरते हैं, जो है वो जिस तरह तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि आप शाम के वक्त पार्क में ना जाएं, वो ही कोरोना वाली कैफियत है। पहले भी लोग डिप्रेशन का शिकार थे घरों में रहकर, अब भी वही सूरत हाल है। इन अमराज से बचने के लिए हमें जो है वो इक़दाम करने चाहिए कि हम पहले से ही कोई इक़दाम करें ताकि नौबत यहाँ तक ना पहुँच सके। चलो कोरोना तो एक आलमी वबा थी और उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेंगू को हम पिछली हुकूमतों ने कंट्रोल किया तो हम इसको कंट्रोल कर सकते थे थ्रू सर्विलेंस, लेकिन हमने इसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से ये है कि ये सिस्टम जो है वो चोक हुआ, ओवर बर्डन हुआ, और इस वक्त सरकारी अस्पतालों में मैं समझता हूँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अजीब सी बात है, हर दफ़ा डॉक्टर साहब यही होता है कि एक बीमारी आ गई है, उसकी वजह से हॉस्पिटल जो है वो चौक हो गए हैं, भर गए हैं, फिर अगली आ जाती है, फिर उसके बाद अगला इशू बन जाता है। लेकिन इस वक्त जो लाहौर जो है ख़ासतौर पर कितना ख़तरनाक हो चुका हुआ है, ये देखें कि कूड़ा क्रिकेट अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे है, जो स्मोक है चाहे वो इंडिया से आ रही है या हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, कोरोना अपनी जगह पे है, डेंगू अपनी जगह पे है, नॉइज़ पोल्यूशन अपनी जगह पे है, हर किस्म की पोल्यूशन जो है वो यहाँ पर है। नजब भाई, बात यह है कि हमने इस प्लेनेट को बर्बादी का मिशन उठा लिया हुआ है। ये प्लेनेट रैपिडली, ज़मीन जो है रैपिडली इस तरीके से तबाही की तरफ जा रही है कि अनचेक्ड अब ब्रेक नहीं लग रही। सूरत हाल ये है कि अब देखें, आप दो चीज़ें होती हैं। आप कोई भी बड़ा कोर्स पढ़ लें, उसके अंदर तीन चीज़ें पढ़ाते हैं लोगों को, आप सीनियर ऑफिसर्स को मिलिट्री में, हर चीज़ के अंदर टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड BCC, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फर्द के ऊपर है, मगर डिंगी कैलेंडर की बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि डिंगी कैलेंडर शुरू होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ये बीमारी है। आपने जनवरी, फरवरी के अंदर लार्वे खत्म करने थे, एग्स खत्म करने थे, उसके अंदर एक दवाई का या मैकेनिकल तरीके से पानी खत्म करना था या केमिकल तरीके से ऊपर टेमीफॉस स्प्रे करनी थी। जब वो मच्छर बन के लार्वा हवा में चला गया, नाउ इट इज अनआइडेंटिफाइड एनिमी। पहले आइडेंटिफाइड था, सरफेस एरिया कम था उसका, आपने वहां काम क्यों नहीं किया? आपको तो वो उसने कुछ काम भी नहीं किया। तो कहते हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। उस वक्त 1 टाका लगना था, अब 9 लग रहे हैं। मसला ये है कि आपकी पॉलिसीज को एक परमानेंट सिस्टम बनाए। अगर सस्टेनेबल नहीं है कोई काम तो पॉलिसी, बल्कि अब वक्त आ गया है कि हम हर चीज़ का एक ना अली साहब यहाँ पर कैलेंडर बना लें, क्योंकि हर चीज़ ने बार बार मुड़ के हमारे पास आना है और उसका एक बहुत कैलेंडर बना लेना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपका, मियाँ नवीद साहब आपका, अली एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वाकई आखिर में हमें एक कैलेंडर तो अब बनाना ही पड़ेगा। हर तरह की आफत यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर स्मोक जो है इस वक्त अली साहब बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम दुनिया का सबसे ख़तरनाक और सबसे बुरा शहर ना भी हों तो कोई अच्छा शहर बहरहाल नहीं है। डेंगू एक मरतबा फिर आ चुका हुआ है, हज़ारों मुतासर हो चुके हुए हैं।
उसने भी हर साल आना ही आना है। कोरोना जो है उसके हवाले से फिर ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये फिर भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। गंदगी अपनी जगह पर शहर में मौजूद है, कूड़े के ढेर अपनी जगह पर मौजूद हैं, सड़कें जो हैं टूट रही हैं, ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, शोर व गुल अपनी जगह पे है। ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलजुल के, और ऊपर से महंगाई जो है वो भी आपको एक बीमारी की तरह अफेक्ट करती है, आपके एहसास को, आपके नर्व्स को, आपके जो साइकोलॉजिकल आपकी एक उसकी जो सिचुएशन है उसको अफेक्ट करती है। ये तमाम मिलकर लाहौरियों की ज़िंदगी कोई आसान नहीं रही, मुश्किल होती चली जा रही है। ऊपर से सियासी अफरा तफरी है, जिस किस्म के हालात हैं कोई समझ नहीं आती कि पहले तो लोग जो कहते थे कि हम किसी महफूज जगह की तरफ चले जाएंगे। अगर लाहौरियों के साथ ये सब कुछ होता रहा तो लाहौरिये किधर जाएंगे, इस पर ज़रूर सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।